संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखें। ए है श, स, ह। बी है य, र, ल, व। सी है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और डी है च, छ, ज, झ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा बी, य, र, ल, व। यहां पर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। श, स, ह ये ऊष्मीय व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने में ऊष्मा खर्च होती है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बी हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा रुक के आंसर बताऊंगा, इसलिए आप थोड़ा, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर पता है तो आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। तो ए है अच्युत्य, बी है अटूट, सी है अटल और डी है अदेय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अच्युत्य। देखें, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अच्युत्य। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं के लिए एक शब्द है अटल। जो दिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अदेय। तो दोस्तों आप समझ गए, इसका जो राइट आंसर वो ए होगा। अगला प्रश्न देखें, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो ऑप्शन है हमारे, ए है वीर, बी है सोरठा, सी है गीतिका और डी है छपय। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा सी, गीतिका। सूत्र है, इसका एक सूत्र है, रत्न रवि यति अंत लगे हो तब बनेगा गीतिका। अर्थात गीतिका छंद में 14 तथा 12 पर यति होती है तथा अंत में क्रमशः लघु तथा गुरु वर्ण रहते हैं। यहां पर रत्न का अर्थ 14 तथा रवि का अर्थ 12 है। तो हमारा जो आंसर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है जिज्ञासु, बी है जिजीविषा, सी है जिगिशु और डी है पिपासु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, जिजीविषा। यहां पर हमने सबको डिफाइन किया है, देखें आप। जीने की इच्छा के लिए कहा जाएगा जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए कहा जाएगा जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को कहा जाएगा जिगिशु, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द होगा पिपासु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सखी धन आगमन, बी है सखी धन आगमन, सी है सखी धन गमन और डी है संख्या धन गमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सखी धन आगमन। हम देखें तो यण संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई और असवर स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी धन आगमन है। अगला प्रश्न देखें, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शंस देखें,
विरोधाभास, संदेह, अर्थानंतरन्यास और विशेषोक्ति अलंकार। तो देखते हैं कौन सा अलंकार होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अर्थानंतरन्यास अलंकार। हम देखें तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां अर्थानंतरन्यास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। फूल की तरह खिलना, बी है अति प्रसन्न होना, सी है दुर्लभ होना और डी है सुगंधित होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बी माता पिता पूज्यनीय है, सी आपका भविष्य उज्जवल हो और डी है इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, माता पिता पूज्यनीय है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से? माता पिता पूज्यनीय है, वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में पूज्यनीय शब्द के स्थान पर पूजनीय शब्द होना चाहिए था, इसीलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़े। छायादार शब्द का शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देखें, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। दोस्तों यहाँ पर जो छायादार शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है छाया, एक है दार। तो देखें इसका जो आंसर है वो डी है, संकर। अब संकर शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों के मिलने से बना होता है। तो देखें छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है। यह हिंदी के शब्द छाया और फारसी के शब्द दार, जो दार शब्द है यह फारसी का शब्द है, से मिलकर बना है। दो भिन्न भाषाओं के भिन्न अर्थ वाले शब्दों के मिलने से बने यौगिक शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संकर शब्द किसे कहा जाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ऑप्शन है अनुभाव, बी है विभाव, सी है संचारी भाव और डी है स्थायी भाव। इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ऑप्शन देखें, ए है अमीर गरीब समूह मिठास, बी है जवानी खटास पुस्तक गंगा, सी है रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति और डी है धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है सी, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, क्योंकि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है। तो देखें रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे बढ़ें। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, द्विगु समास। देखें तिरंगा में द्विगु समास है। तिरंगा का समास समास विग्रह है तीन रंगों वाला। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो बी आंसर हो बिल्कुल राइट होगा। आगे चलें। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, बी है तीन तेहरा होना संगठित होना, सी है एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, डी आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, 3 तेरह होना। दोस्तों इसका अर्थ संगठित नहीं होता है बल्कि भाग जाना होता है। तो देखिए 3 तेरह होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है, ना कि संगठित होना। अगला प्रश्न है, अभ्यंतर का सही अर्थ है। ऑप्शन है किसी वस्तु का आभा, बी किसी वस्तु का बाहरी भाग, सी किसी वस्तु से भिन्न, या डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। हम बात कर रहे हैं अभ्यंतर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। इसे ही अभ्यंतर कहा जाता है। अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग। मैं आपको बता चुका हूं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं अल्प विराम, बी है अर्धविराम, सी है योजक और डी है कोष्ठक। दोस्तों यहां पर पूछा गया है दो समानार्थी शब्द, यानी कि दो ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ समान हो, चाहे वो शब्द अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके अर्थ समान है तो उसमें जो हम शब्द का जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सी, योजक चिन्ह। एक डैश का हम यूज करते हैं। आप देखें यहां पर, जब एक ही शब्द की आवर्ती एकाधिकार बार हो, अर्थात किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे दौड़ो दौड़ो, इसके बीच लगाया आपका ये निशान, इसे कहा जाएगा योजक। योजक मतलब जोड़ने वाला, इन दोनों को जोड़ता है जो। उसी प्रकार से भागो भागो, समानार्थी शब्द एक साथ हो तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे लाल सुर्ख, चिट्ठी पत्री आदि। आगे देखें, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भीलवाड़ा, बी है दिल्ली, सी है वाराणसी, डी है सूरत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाराणसी, सी आंसर इसका राइट होगा। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहां पर यह पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शंस देखें, पाहन, उपल, पाषाण, उरग। पाषाण तो बहुत ही सरल है, तो आप समझ जाएंगे ये तो कि ये है। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी, उरग। देखें, उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखें, समूहार्थ शब्द को चिन्हित कीजिए। तो देखें, स्तवक पुरुष, गमला या गुलाब। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, स्तवक। स्तवक समूहार्थक शब्द है। इसका अर्थ फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता या ढेर या राशि आदि होता है। तो समूहार्थ शब्द में आ जाएगा आंसर ए, स्तवक राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। राइट आंसर होगा ए, निराला। जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता इत्यादि। अगला देखें, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, बी सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, और डी राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो दोस्तों मिश्रित वाक्य होगा सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। देखें, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो आंसर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? ऑप्शन देखें, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी,
अत्यंत। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं, जैसे थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प इत्यादि। आगे देखें, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द है अंबुज अम्बुद। ऑप्शंस है कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल या बादल समुद्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कमल बादल, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची है। यहां पर देखें, अंबुज का अर्थ कमल तथा अम्बुद का अर्थ बादल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। कीय, य, ईय या ईय। तो प्रत्यय होगा सी, ईय। पुस्तकीय होता है। पुस्तकीय के हम संधि विच्छेद देखें तो पुस्तक धन ईय, शब्द में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सूरदास। देखें, गोस्वामी विठल नाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंदनदास, छित स्वामी एवं चतुर्भुज दास। तो ये अष्टछाप कवियों की पूरी सूची है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इनमें से बाकी सम्मिलित नहीं है, और जो सूरदास हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है वह, बहुत, मधुर या गाता। आंसर होगा बी, बहुत, क्योंकि वह बहुत मधुर गाता है वाक्य में प्रविशेषण शब्द बहुत है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हमारा बी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शंस है नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, नामवर सिंह। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा ही रोचक है और ये आपको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। आप देखें यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 का 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगला साहित्य के प्रमुख साहित्यकार शंगा घोष को प्रदान किया गया था। तो हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, उस गलत विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प से मेल नहीं खाता। शब्द है तक्षक, बढ़ई, बी है सूत्रधार, सी है शिलान्यास और डी है विश्वकर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शिलान्यास। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है। बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा सर्प विशेषक तक्षक के अर्थ हैं। तो जो सी है शिलान्यास यह इसका अर्थ नहीं है, यह मेल नहीं खाता इससे। अगला प्रश्न देखें, उस गलत विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प से मेल नहीं खाता। शब्द है भाव। तो देखें ऑप्शंस, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। इसका राइट आंसर ए, भवन, क्योंकि भवन भाव से
मेल नहीं खाता है। भाव का अर्थ भवन नहीं है। दर, विचार, अभिप्राय, ढंग आदि भाव के अर्थ होते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शंस है घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। राइट आंसर सी, शाश्वत, सदैव। असंगत गलत विलोम शब्द युग्म है शाश्वत, सदैव। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, ना कि सदैव। छात्रों की वर्तनीय जन्य त्रुटियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपागम है। 4 ऑप्शन है, श्रुति लेखन का अभ्यास करवाना, लेखन प्रतियोगिता करवाना, उपचारात्मक शिक्षण और वाचन की दक्षता विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विधा है। पहला है खेल द्वारा शिक्षा, दूसरा शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग, तीसरा एपिडायोस्कोप की मदद से पढ़ाना और चौथा है आत्मक्रिया द्वारा सिखाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। 4 ऑप्शंस हैं, छात्रों की कौशलात्मक अभिवृत्तियों का विकास करना, बी है छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन करना, सी है छात्रों की तर्क व चिंतन शक्ति का विकास करना, या डी छात्रों का चारित्रिक विकास करना। इसका जो सही आंसर है वो है बी, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन करना। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन होता है। ऑप्शन देख लें, सहज स्वाभाविक होता है, बी प्रयासपूर्ण होता है, सी शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या डी भाषा की कक्षा में ही संभव है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सहज स्वाभाविक। कोई बच्चे को कोई भाषा आती है तो वो उसे स्वाभाविक ही आती है, उसे सीखना नहीं पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भाषा होती है वह अर्जित संपत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, अर्थात जो बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। पहला है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये तो सही लग रहा है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। बिल्कुल करती है। नहीं, भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती है, ये आप ध्यान रखें। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, संबंध होता है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर जो सबसे उचित आंसर है वो है ए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ स्थानीय उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ स्थानीय वर्ग वर्ण बताइए। तो आपको बताना है कंठ से जो वर्ण वर्ग आते हैं वो हमें यहां पर ढूंढने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ए, क वर्ग। जब हम क शब्द का उच्चारण करेंगे तो ये कंठ के द्वारा उच्चारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है जयदेव, बी है विद्यापति, सी है दादू और डी है नामदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक त्रयी में कौन नहीं थे? ऑप्शंस है ए, श्याम सुंदर दास, बी राम नारायण मिश्र, सी शिव कुमार सिंह या डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी,
रामचंद्र शुक्ल नहीं है संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूलन कीजी जहां अधोगति केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाय। इस पद में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दे देते हैं आपको, अन्वय अलंकार, निदर्शन अलंकार, परिसंख्या अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, परिसंख्या अलंकार। प्रश्न नंबर 40, अगला प्रश्न का है, रस निष्पत्ति के में संचारी भाव की संख्या है। रस निष्पत्ति में संचारी भावों की संख्या है, तो राइट आंसर है इसका बी, 33। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमला शब्द का पर्यायवाची है? ए भार्गवी, बी भूमिजा, सी इहा या डी शतावरी। इसका राइट आंसर है ए भार्गवी। ये कमला शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, नाविक शब्द में कौन सी संधि है? शब्द हमारे पास है नाविक। ऑप्शन देख लें, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। तो यहां पर हो जाएगा आपका सी, अयादि संधि। अगला प्रश्न, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी क्रियापद। ऑप्शंस है, प्रश्न था कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये आपके जुड़ते हैं क्रियापद के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? सबसे मुख्य समास होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन देख लें, गौशाला, बी चक्रपाणी, सी निरोत्पल या डी विद्यार्थी। राइट आंसर है बी चक्रपाणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्या पूछा यहां पर? तद्भव नहीं है। ऑप्शन देखें, दही, पानी, आकाश या कोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आकाश। आकाश तद्भव नहीं है, बल्कि क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, हंसा थे जो उड़ गए, कागा भय दीवान का अर्थ है? ऑप्शंस, उचित अनुचित का अंतर, बी अयोग्य व्यक्ति का आदर, सी अवसर का लाभ उठाना या डी अनुपयुक्त स्थान से हट जाना। तो राइट आंसर है अयोग्य व्यक्ति का आदर करना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? यानी एक सही होगा और बाकी तीन यहां पर गलत होंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, श्याम नारायण पांडे, रश्मि रथी, नागार्जुन भूमिजा, जयशंकर प्रसाद अर्चना या डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रेम पथिक। इसमें से जो सही आंसर है वो है बी नागार्जुन भूमिजा, इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी, सोई बनत अब खात। उक्त पद में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन देख लें, ग्राम्यत्व घोष दोष, श्रुति कटुत्व दोष, किल्विष्ट दोष या अश्लीलत्व दोष। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी किलिष्टत्व दोष। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के अधिष्ठाता आचार्य कौन थे? ऑप्शंस, आनंदवर्धन, बी अभिनव गुप्त, सी क्षेमेंद्र या डी भामा।
इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, विपन्न शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शंस, आसन, बी निष्पन्न, सी संपन्न या डी प्रतिपन्न। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, संपन्न। विपन्न शब्द का विलोम शब्द है संपन्न। अगला प्रश्न है 51, निम्नांकित में कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। ऑप्शंस, ईदगाह, सौत, सुखमय जीवन या आत्माराम। राइट आंसर है सी, सुखमय जीवन। ये प्रेमचंद जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न, समुचित शब्द चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। ऑप्शंस, मातृभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। राइट आंसर है डी, राजभाषा। अगला देखें, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों जिसमें 53 से 56 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रतिपेय मयूर को किसकी चाह है। इसके लिए आप यहां पर जाकर के ये पूरा जो पैरा है ये पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रतिपेय मयूर को किसकी चाह है। राइट आंसर है मेघ की। प्रश्न नंबर 54, ब्रज के लोग किस संताप से संतप्त हैं। राइट आंसर ए, कृष्ण के वियोग से। प्रश्न नंबर 55 है, श्याम का घर लौटना किसके लिए हितकर है। राइट आंसर सी, ब्रज के दुख दग्धों के लिए। और प्रश्न नंबर 56 अगला है, उपयुक्त वाक्यांश में कौन सा छंद है। राइट आंसर है सी, मालिनी छंद। अगला प्रश्न है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 57 से 60 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहां भी आपको पढ़ना होगा, तो आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर इसका आधा हिस्सा यहां पर है, तो हम डायरेक्ट इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी समृद्धि है। राइट आंसर सी, चरित्र बल। अगला प्रश्न, खंडित दृष्टि से लेखक का आशय क्या है। राइट आंसर डी, भौतिक प्रगति मात्र को राष्ट्र की समृद्धि मानना। अगला प्रश्न, जीवन के पुनर्सृजन का तात्पर्य क्या है। राइट आंसर बी, जीवन में नई ऊर्जा का संचार। और 60 है, व्यक्ति के अभ्यंतर को झंझीकृत करने का प्रमुख साधन क्या है। राइट आंसर है बी, साहित्य कलाओं के प्रति अनुराग। दोस्तों, इसी के साथ हमारा हिंदी का पहला भाग समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं भाषा द्वितीय, जो कि हिंदी। तो पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन देख लेते हैं। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ाने पर बल देना। बी है शुद्ध उच्चारण कर अत्यधिक बल देना। सी है बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। या डी है दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़ना। तो सबसे उपयुक्त विधि यहां पर पूछी गई है शिक्षण विधि की, तो यह हो जाएगा डी, दूसरों के की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़ना। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक
क्या है? साध्य है, साधन है, अनावश्यक है या एकमात्र साधन है? इसका राइट आंसर है बी। क्या है? एक साधन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक क्या है? सिर्फ साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन देखें, बोलना पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना या सुनना बोलना। राइट आंसर है ए, बोलना और लिखना। ये क्या है? अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लें, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा व्याकरण। राइट आंसर है सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शंस, लालूलाल, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या सदा सुखलाल। राइट आंसर है सदल मिश्र, बी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न, श, स और श वर्णों को उच्चारण स्थान के अनुसार क्रमानुसार कहा जाता है। ऑप्शन देखें, मूर्धन्य, दंत्य या तालव्य वर्ण। दंत, मूर्धन्य, तालव्य वर्ण, तालव्य, दंत, मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य वर्ण। तो इनका जो सही क्रम है वो है आपका सी। पहला आ जाएगा आपका जो श है ये तालव्य श है, दूसरा स है दंत्य स है और जो तीसरा श है ये मूर्धन्य वर्ण है। तो आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 67 से 70 के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो हम ये भी यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट इसके जो आंसर्स हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हम आ जाते हैं प्रश्न पे। समाज, राजनीति, अर्थनीति, विज्ञान और संस्कृति क्रमशः प्रतीक हैं। राइट आंसर है सी, वृक्ष, आधार, जड़, तने और फूल के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगला है, आर्थिक विकास और विज्ञान उन्नति के बावजूद हमारा विकास अधूरा है जब तक ए, सांस्कृतिक उत्थान ना हो। अगला प्रश्न है, गुलाब की खेती के लेखक का तात्पर्य है। राइट आंसर डी, संस्कृति अभ्युत्थान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, संस्कृति उत्थान में सर्वाधिक उत्तरदायी है। राइट आंसर बी, कलाकार। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण है। वाक्य है यहां पर, अत्यंत ऊंचे महल पर हंस बैठा है। हमें बताना है यहां पर कि प्रविशेषण कौन सा है। तो ऑप्शंस है हंस, बी महल, सी ऊंचे या डी अत्यंत। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अत्यंत। यहां पर क्या होगा? प्रविशेषण। अगला प्रश्न, पहाड़ों, झीलों एवं नदियों के चित्र दिखाना शिक्षण के किस सूत्र को दर्शाता है? ऑप्शंस, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी ईदगाह की विषय वस्तु का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ईद पर्व के संबंध में बताना,
गरीबी के दुष्प्रभाव को दर्शाना, बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति या बचपन की मित्रता का महत्व दर्शाना। तो राइट आंसर है सी, बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शंस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को चारण काल की जो संज्ञा दी है वो दी है ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित लोकोक्ति को पूरा कीजिए। लोकोक्ति यहां पर है, हिंदी न फारसी लाला जी। ऑप्शंस है बनारसी, आलसी, मसालची या हुलासी। राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी ना फारसी लालाजी बनारसी। ये यहां पर सही लोकोक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है विशेषज्ञ, प्रत्युपन्न मति, कुशाग्र बुद्धि या किंकर्तव्य मूढ़। राइट आंसर है बी, प्रत्युपन्न मति, जो तुरंत सोच ले के लिए शब्द है। अगला प्रश्न है, गवाक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन गृहस्थ, फाटक, खिड़की या दरवाजा। तो गवाक्ष का पर्यायवाची होता है आपका खिड़की, सी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ऑप्शन महर्षि, बी महात्मा, सी महाधिवक्ता या डी महत्वाकांक्षा। राइट आंसर है डी, महत्वाकांक्षा सबसे पहले आएगा। उत्पल का समानार्थी है नीलकमल, दुबला पतला, स्थूल या कोमल। राइट आंसर है नील कमल, ए उत्पल का समानार्थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद नहीं है। कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? ऑप्शन देख लें, कवित, चौपाई, हरिगीतिका या सोरठा। ऑप्शन ए कवित मात्रिक छंद नहीं है। अगला प्रश्न, 1926 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शंस देहाती दुनिया, प्रतीप परिकथा, मैला आंचल या गढ़ कुंडार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, बोलने में भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन बलाघात, संगम, अघोष या अनुतान। राइट आंसर है डी अनुतान। अगला प्रश्न, कलयुग में अनेक विभीषण उत्पन्न हो गए हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा भेद है, अर्थात विभीषण में संज्ञा भेद कौन सा है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या डी जातिवाचक। राइट आंसर है जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों क्रमशः 84 से 87 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां भी आपको डायरेक्ट हम आंसर ही बताएंगे, आप एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिए, देख लीजिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की समस्या है? ऑप्शंस है तात्कालिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या, राष्ट्र विशेष की समस्या या वैश्विक समस्या।
राइट आंसर डी वैश्विक समस्या। वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, राइट आंसर डी सकारात्मक एवं प्रभावशाली उत्तेजना। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक समस्याओं के निस्तारण में क्यों असफल हैं? राइट आंसर डी दायित्व निर्वहन से पलायन की प्रवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में समस्याओं के त्वरित समाधान का विकल्प हो सकता है। ए सकारात्मक जन हस्तक्षेप। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन देखें, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, के एम मुंशी या उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है बी मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न, अनुभव के आकाश में चांद किसकी काव्य रचना है? मंगलेश डबराल, लीलाधर जुगड़ी, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है बी लीलाधर जुगड़ी। अनुभव के आकाश में चांद, ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन, ग्राम्य, चिदंबरा या परिवर्तन। राइट आंसर है सी चिदंबरा के लिए। पंच परमेश्वर कहानी कब प्रकाशित हुई? तो पंच परमेश्वर कहानी है वो 1915 में प्रकाशित हुई और मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ी काकी, ईदगाह, सुजान भगत, पूस की रात, कफन कहानियों के लेखक का नाम बताइए। बूढ़ी काकी, ईदगाह, सुजान भगत, पूस की रात, कफन कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी की ये सारी की सारी कहानियां हैं, बूढ़ी काकी, ईदगाह, सुजान भगत, पूस की रात और कफन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानी लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। तो शिकार संबंधी, ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखने वाले लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानियों की विशेषता है कि वो ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और शिकार संबंधी कहानियां भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भावमूलक आदर्शवादी कहानी परंपरा की नींव किसने डाली? भावमूलक आदर्शवादी कहानी परंपरा की नींव जयशंकर प्रसाद जी ने डाली थी। भावमूलक आदर्शवादी कहानी परंपरा की नींव। चलिए नेक्स्ट है, आकाशदीप और पुरस्कार कहानियों के लेखक का नाम बताइए। तो दो कहानियां, आकाशदीप और पुरस्कार प्रसिद्ध कहानी है, आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। और ये जो कहानियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। चलिए नेक्स्ट, शत्रु कहानी के लेखक का नाम बताइए। शत्रु कहानी के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। शत्रु कहानी के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की कहानी है शत्रु। चलिए अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात है वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी ने किया था। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात है वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने किया। और प्रवर्तक दूसरे हैं। प्रवर्तक के रूप में पूछा जाए प्रश्न तो अलग उत्तर आ जाएगा, लेकिन सूत्रपात करने वालों में ये तीनों के नाम आएंगे। चलिए, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? शरतचंद्र ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा था। शरतचंद्र जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। अगला प्रश्न अपना है, प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी कौन सी है? तो ये बड़े घर की बेटी है, वो प्रेमचंद जी के नाम से पहली कहानी है। और आज की वीडियो का लास्ट का 10वां प्रश्न, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो सोजिए वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में हुआ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, युग की गंगा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो युग की गंगा है वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, युग की गंगा, युग गंगा। चलो आगे देखते हैं, काठ की घंटियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काठ की घंटियां रचना के रचनाकार का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां।
जंगल का दर्द रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जंगल का दर्द रचना के रचनाकार का नाम सर्वेश्वरदयाल सक्सेना है। जंगल का दर्द रचना के रचनाकार सर्वेश्वरदयाल सक्सेना। नाश और निर्माण रचना के रचनाकार का नाम बताओ। तो नाश और निर्माण रचना के रचनाकार का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। यह मथुर हो गया, माथुर है, माथुर की रचना है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना नाश और निर्माण। चलिए नेक्स्ट, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। तो सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम रघुवीर साय है। अगला प्रश्न अपना है पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक जो है वो खंड काव्य है और इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है पथिक। अगला प्रश्न अपना है प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है जिसका नाम है लोकायतन। अगला प्रश्न अपना है हिंदी कहानी के मौलिक लेखन की शुरुआत किस पत्रिका से हुई। तो मौलिक लेखन की शुरुआत है वो सरस्वती पत्रिका से प्रारंभ हुई। हिंदी कहानी के मौलिक लेखन की शुरुआत सरस्वती पत्रिका से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ। तो सन 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, सन 1900 से, पूरा 1900 से। चलिए आगे, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। चलो आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र बाला घोष की कहानी का नाम बताइए। तो राजेंद्र बाला घोष की कहानी का नाम दुलाई वाली है। दुलाई वाली उनकी कहानी है राजेंद्र बाला घोष की। चलो नेक्स्ट प्रश्न है दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ था। 1907 में दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन हुआ। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताइए। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम किशोरीलाल गोस्वामी है। किशोरीलाल गोस्वामी की ये कहानी है इंदुमती। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुई। तो ये 1911 में प्रकाशित हुई। इंदू नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, वो इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है इंदू मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ। तो ये 1909 से आरंभ हुआ था। 1909 में निकलना आरंभ हुआ इंदू नामक मासिक पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है गृह लक्ष्मी कहानी कब प्रकाशित हुई। गृह लक्ष्मी कहानी है वो 1914 में प्रकाशित हुई और आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके लेखक हैं। गृह लक्ष्मी कहानी है वो 1914 में प्रकाशित हुई और आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई। तो कानों में कंगना कहानी है वो 1913 में प्रकाशित हुई और राजा राधिका रमन सिंह इस कहानी के लेखक हैं। कानों में कंगना कहानी 1913 में प्रकाशित, राजा राधिका रमन सिंह इसके लेखक। और आज का 20वां प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो ये सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये प्रसिद्ध कहानी है। राय बच्चन की रचनाएं, तो दोस्तों मधुशाला है उसका प्रकाशन 1935 में, मधुबाला का प्रकाशन 1936 में, मधुकलश का 1937 में, एकांत और एकांत संगीत का 1939 में, और उसके बाद है आकुल अंतर का 1943 में, सतरंगिणी का 1945 में और मिलन यामिनी का 1950 में। तो इनको एक बार पुनः देख लेते हैं। और देखिए मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, एकांत संगीत 1939 में, और नेक्स्ट है आकुल अंतर 1943 में, सतरंगिणी 1945 में और मिलन यामिनी 1950 में। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं जो क्रमशः थी कालक्रमानुसार। अब चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं हैं वो देखते हैं कालक्रमानुसार। तो गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, जायसी ग्रंथावली 1924 में,
ब्रह्मगीत सार 1925 में, और आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला संस्करण है 1929 में, दूसरा संस्करण 1940 में, और रस मीमांसा 1941 में। तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना भी एक बार पुनः देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों जो गोस्वामी तुलसीदास रचना है वो 1923 में, आलोचनात्मक रचना है ये भी। जायसी ग्रंथावली 1924 में, ब्रह्मगीत सार 1925 में, और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1929 में, और जो दूसरा संस्करण है वो 1940 में, और रस मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है 1941 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट है अपने सामने धर्मवीर भारती की रचनाएं। मुर्दों का गांव 1946 में, गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, अंधायुग 1954 में। मुर्दों का गांव 1946 में, गुनाहों का देवता 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, अंधायुग 1954 में। चलिए नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की तीनों कहानियां और उनका कालक्रम। हालांकि उनकी रचनाओं का नहीं है, यहाँ पर कहानियों का है। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशित हुई, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। तो ये तीन कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, तीन ही कहानियाँ लिखी थी उन्होंने। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये तीन कहानियाँ हैं जिनका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाएं। तो महादेवी वर्मा की भी कुछ रचनाओं का परिचय लेते हैं। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, और सांदे गीत 1936 में। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांदे गीत 1936 में, और यामा 1940 में, और दीपशिखा 1942 में। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इनको। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांदे गीत 1936 में, यामा 1940 में, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, दीपशिखा 1942 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब अमृतलाल नागर की रचनाएं। अमृतलाल नागर की रचनाएं दोस्तों महाकाल 1947 में, इससे संबंधित प्रश्न कल भी दिया था। बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1961 में, अमृत और वीर 1966 में। महाकाल 1947 में, बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1961 में, और अमृत और विष 1966 में प्रकाशित हुई। तो और जो सबसे प्रसिद्ध रचना है मानस कांस, ये 1972 में प्रकाशित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न याद हो गया होगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक प्रथम का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रथम लिखा है इसलिए कि हम समझ जाएं। जो तार सप्तक की श्रृंखला थी या सप्तक की श्रृंखला थी उसके पहले का नाम सिर्फ तार सप्तक है, बाकी सप्तक के नाम से हैं और ये 4 थे। तो पहले का प्रकाशन 1943 में हुआ था और 7 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित थी और इसका संपादन है वो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी ने किया था। प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? प्रतीक, तो ये 1947 में हुआ था। प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1947 में प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। चलिए 1947 में प्रतीक के संपादक कौन थे? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं, वो प्रतीक के संपादक थे 1947 में। और एक तरह से प्रतीक जो मासिक पत्रिका थी उसको निकालने का कार्य भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने ही किया था। चलिए प्रेमघन सर्वस्व की रचना किसने की? प्रेमघन सर्वस्व की रचना चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने की। प्रेमघन सर्वस्व की रचना चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने की थी।
नेक्स्ट है, और ये रचनाएं सारी की सारी मोस्ट हैं। श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी। तो श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, और इन रचनाओं के रचनाकार का नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पावस पचासा और सुकवि सतसई काव्य रचनाओं के कवि का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। पावस पचासा और सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं दोनों। पावस पचासा, सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। चलिए 2 रचनाएं और देख लेते हैं, लेकिन ये नाटक हैं। भारत सौभाग्य और गो संकट। भारत सौभाग्य और गो संकट नाटकों के नाटककार का नाम बताइए। तो दोस्तों ये अंबिका दत्त व्यास के नाटक हैं, जिनका नाम है भारत सौभाग्य और गो संकट। दोनों अंबिका दत्त व्यास के क्या हैं? नाटक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कुब्जा पचीसी के रचनाकार का नाम बताइए। अब अगला प्रश्न है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार का नाम बताइए। तो कुब्जा पचीसी के रचनाकार नवनीत चतुर्वेदी हैं। नवनीत चतुर्वेदी हैं, वो कुब्जा पचीसी के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नखशिख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नखशिख, और ये दिवाकर भट्ट की रचना है दोस्तों। नखशिख रचना है वो दिवाकर भट्ट की रचना है। चलिए आगे। नवोढ़ा रतन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो नवोढ़ा रतन रचना है वो दिवाकर भट्ट की रचना है। 2 रचना है इनकी, एक नखशिख और दूसरी रचना है नवोढ़ा रतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबीर पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। बलबीर पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रामकृष्ण की रचना है, जिसका नाम है बलबीर पचासा। बलबीर पचासा वो रामकृष्ण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नव भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। नव भक्तमाल के रचयिता राधा चरण गोस्वामी हैं। राधा चरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल। तो नव भक्तमाल रचना याद हो गई होगी, राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है। आगे है, राष्ट्र भारती रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो एक है भारत भारती और ये है राष्ट्र भारती। ये रामचरित उपाध्याय की रचना है दोस्तों। राष्ट्र भारती और भारत भारती दोनों रचनाएं अलग अलग हैं। भारत भारती मैथिलीशन गुप्त की है और राष्ट्र भारती है वो रामचरित उपाध्याय की रचना है। चलिए, मेवाड़ गाथा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो मेवाड़ गाथा रचना के रचनाकार का नाम लोचन प्रसाद पांडे है। लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मेवाड़ गाथा। मेवाड़ गाथा है वो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अब यहाँ पर 3 रचनाएं हैं। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर रतन। तो तीनों रचनाएं हैं वो लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। चलिए आगे। भारत प्रशंसा रचना का नाम है भारत प्रशंसा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल की रचना है भारत प्रशंसा। भारत प्रशंसा है वो गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। चलिए अगली रचना है भारतोत्थान। भारतोत्थान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये गया प्रसाद शुक्ल की रचना है, जिसका नाम है भारतोत्थान। भारत का उत्थान कह सकते हैं इसको। गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। चलिए आगे। पूजा फूल कानन कुसुम। अब यहाँ पर पूजा फूल रचना तो समझ में आ गई, लेकिन कानन कुसुम रचना एक और भी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हालांकि मैं जानता हूँ बहुत कम मात्रा में वीडियो देखा जा रहा है, कोई बात नहीं, जितने देख रहे हैं उतना ठीक है, लेकिन इस रचना के नाम से एक रचना और भी है। आप ये कहोगे कि ये नाम तो गलत दे दिया आपने, लेकिन मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ कि वो रचना किसकी है, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि की रचना है। तो उनका नाम है वो पैसे
प्रारंभ होता है, अब आप देख नहीं, जैसे प्रारंभ होता है और जैसे प्रारंभ होता है और प्रसिद्ध हैं छायावादी कवि हैं, आपको बता देता हूँ। कानन कुसुम रचना है, चलिए, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की भी रचना है। पूजा फूल और कानन कुसुम दोनों मुकुटधर पांडे की रचना है। प्रवासी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो प्रवासी रचना है वो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। प्रवासी रचना भी किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की रचना है, जिसका नाम है प्रवासी। अगला है, और ये चीज़ जो प्रश्न है वो ध्यान में रखने की बात है। नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो प्रथम काव्य संकलन है 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त, ये नाम 2 बार आ गया। तो जगदीश चंद्र गुप्त, यहाँ पर थोड़ा सा, जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में ये संकलन निकला था। तो नई कविता का प्रतिनिधि प्रथम काव्य संकलन कब प्रकाशित हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में ये निकला था। चलिए अगला प्रश्न, काश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये श्रीधर पाठक की रचना है और ब्रज भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पर हम आधुनिक काल में भी जो ब्रज भाषा में रचना रची गई उन कुछ रचनाओं का परिचय ले लेते हैं। तो काश्मीर सुषमा भी उनमें एक है, और ये श्रीधर पाठक की रचना है और ये ब्रज भाषा में है। चलिए आगे, उद्धव शतक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है दोस्तों, और ये भी ब्रज भाषा में है। उद्धव शतक के रचनाकार का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है और ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लहरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और ये भी ब्रज भाषा में है। ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन भाषा है वो इनकी ब्रज है। चलिए आगे, गंगावतरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और इसकी भी भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की रचना है गंगावतरण भी। चलिए, हिंडोला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों हिंडोला रचना है, इनके रचनाकार भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, भाषा है इनकी ब्रज भाषा और रचना का नाम है हिंडोला। तो हिंडोला रचना के रचनाकार भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ब्रज भाषा है इनकी। चलिए, ये रचना बहुत ही याद रखने की है। रस कलश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और दोस्तों भाषा इसकी ब्रज है। रस कलश रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और इसकी ब्रज भाषा है। ये ध्यान में रखने की बात है। चलिए, भ्रमरदूत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भ्रमरदूत, ये सत्यनारायण कविरत्न की रचना है और इसकी भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। भ्रमरदूत जो है उसकी रचना सत्यनारायण कविरत्न और भाषा है वो ब्रज भाषा है। चलिए आगे, नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नए पत्ते पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1953 में इसका आरंभ हुआ था। 1953 में इसका आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो प्रश्न है वो छायावाद का प्रवर्तक कौन? छायावाद का प्रवर्तक कौन? तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रवर्तक माने, तो हम यहाँ उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के 2 प्रवर्तक माने हैं, एक मैथिली शरण गुप्त जी को और एक मुकुटधर पांडे जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे हैं वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। चलिए, अब अगला है अपना प्रश्न का जो पार्ट है, इलाचंद्र जोशी एवं विश्वनाथ शुक्ल, इन दोनों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल को। चलो
अब है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक माना है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब हमारे सामने यह है कि हम किसको माने। तो अधिकांश विद्वान किसको मानते हैं? तो अधिकांश विद्वान दोस्तों इस मत को मानते हैं कि इलाचंद्र जोशी शिवनाथ शुक्ल के मत को मानते हैं और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं ज़्यादातर। लेकिन अलग अलग विचारकों के मत आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली सेन गुप्त एवं मुकुटधर पांडे को माना है, इलाचंद्र जोशी एवं शिवनाथ शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को माना है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।